हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सारिका और आप सभी का बहुत स्वागत है विधि संगम क्लासेस में। लो भाई, सारिका निर्देश। दोस्तों चलते हैं और देखेंगे फिर से द बीएनएस 2023 यानी कि द भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसको हम कंपैरिजन करके इंडियन पैनल कोड 1860 के साथ देख रहे हैं। तो दोस्तों अब हम देख रहे हैं, चूंकि लास्ट क्लास में, इसके पहले की क्लास में मैंने आपको जज के बारे में बताना स्टार्ट किया था, तो आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। और हाँ भाई, मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सबकी स्टडीज अच्छी चल रही होंगी। तो चलिए दोस्तों आगे फिर आज देखेंगे कंपैरिजन करते हुए सेक्शन 2 बीएनएस। तो सेक्शन 2 बीएनएस जो कि आपको किसके बारे में बता रहा है? जज के बारे में। देखिए सेक्शन 2 बीएनएस और सेक्शन 2 का कौन सा सबसेक्शन? सबसेक्शन 16, जो कि जज को डिफाइन करता है। और इंडियन पैनल कोड में फ्रेंड्स आपने सेक्शन 19 आईपीसी में जज को डेफिनेशन देखी थी। तो जज होता कौन है? तो दोस्तों जज मीन्स अ पर्सन। जज मीन्स व्हाट? जज मीन्स अ पर्सन हु इज, बहुत इंपॉर्टेंट ये डेफिनेशन है और इसको बहुत अच्छे से आपको देखना है। ये आपके प्री, मेन और इंटरव्यू तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आप जज ही बनने जा रहे हैं, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए, जज मीन्स अ पर्सन हु इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज अ जज। पर्सन कैसा है? ऑफिशियली डेजिग्नेटेड है। कैसे डेजिग्नेटेड है? एज अ जज। एंड तो भाई एक ऐसा पर्सन ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज अ जज एंड इंक्लूड्स अ पर्सन, और उसमें ऐसा व्यक्ति भी शामिल है। कैसा व्यक्ति शामिल है? जो सशक्त है, हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ, हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव इन एनी लीगल प्रोसीडिंग वेदर इट इज सिविल और क्रिमिनल any judgment, and that judgment will be definitive. तो पहला आपने जो पॉइंट देखा वो क्या देखा कि कोई भी पर्सन जिससे कि विधितः क्या किया गया? सशक्त किया गया। सशक्त किस बात के लिए किया गया? कोई जजमेंट देने के लिए। जजमेंट किसमें देने के लिए? लीगल प्रोसीडिंग्स में, किसी विधिक कार्यवाही में। और ये विधिक कार्यवाही कैसी हो सकती है दोस्तों? ये सिविल भी हो सकती है और क्रिमिनल भी हो सकती है। ठीक है, तो सिविल या क्रिमिनल कार्यवाहियों में कोई भी जजमेंट दिया और वो जजमेंट फाइनल हो जाए, डेफिनेटिव हो जाए, या फिर क्या हो, अगर कोई ऐसा जजमेंट है, अ जजमेंट विच इफ नॉट अपील्ड, अगर उसकी अपील नहीं की गई, इफ नॉट अपील्ड, उसकी अपील नहीं की गई है, तो क्या होगा? वुड बी डेफिनेटिव। वो जजमेंट डेफिनेटिव हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा, अंतिम हो जाएगा। या फिर और अ जजमेंट which if confirmed by any authority, by some other authority, would be definitive, तब वो जाके क्या हो जाएगा? डेफिनेटिव हो जाएगा। तो ये आप देखेंगे यहां पर जज की डेफिनेशन में दिया हुआ है। यानी न्यायाधीश कौन है? वो व्यक्ति है जो किसी विधिक कार्यवाही में, वो कार्यवाही दोस्तों चाहे सिविल हो या क्रिमिनल हो, कैसी है? अंतिम निर्णय देने के लिए सशक्त है। या फिर उसका निर्णय ऐसा है कि जिसकी अगर अपील नहीं की गई तो वह निर्णय अंतिम हो जाएगा। यानी उससे ऊपर के कोर्ट में अगर अपील नहीं की गई तो वो निर्णय अपने आप में अंतिम है। या वो निर्णय या वो जजमेंट उस व्यक्ति का ऐसा है जिसके लिए वो सशक्त किया गया है विधि के द्वारा, कि अगर किसी अदर अथॉरिटी ने, ठीक, किसी अदर अथॉरिटी ने इसको कंफर्म कर दिया तो ये फाइनल हो जाएगा, डेफिनेटिव हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा कि कोर्ट ऑफ सेशन, आपने सीआरपीसी में पढ़ा होगा कि कोर्ट ऑफ सेशन सेक्शन 366 में हाई कोर्ट से कंफर्मेशन पाती है। किस मामले में? जब वो किसी व्यक्ति को डेथ पनिशमेंट या कैपिटल पनिशमेंट देती है। यानी अगर क्या कोर्ट ऑफ सेशन किसी व्यक्ति को डेथ पनिशमेंट दे सकती है? हाँ, दे सकती है। पर ये डेथ पनिशमेंट या कैपिटल पनिशमेंट या मृत्युदंड एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों एग्जीक्यूट नहीं होगा? एग्जीक्यूट तब तक नहीं होगा जब तक धारा 366 सीआरपीसी के तहत 1973 के तहत दोस्तों क्या ना करे, हाई कोर्ट इसको कंफर्म नहीं कर देता। और अगर हाई कोर्ट ने इसको कंफर्म कर दिया तो ये जजमेंट अपने आप में डेफिनेटिव हो जाएगा और वो एग्जीक्यूट हो सकेगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये मैंने आपको एक इलस्ट्रेशन दिया और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर सब अदर अथॉरिटी है और उसने उसको कंफर्म कर दिया तो वो जजमेंट क्या हो जाएगा? डेफिनेटिव। तो तीन तरह से आप देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है, हु इज वन ऑफ अ बॉडी और पर्संस।
which body of persons is empowered by law to give such a judgment। यानी कि बॉडी है, कैसी बॉडी जो सशक्त है, empowered है, कैसा जजमेंट देने के लिए, तो उस बॉडी में से कोई एक पर्सन भी क्या है, जज है। जैसे बेंच है, 2 डिवीजन बेंच है, 2 जजेस हैं, 3 जजेस हैं, 5 जजेस हैं, डिवीजन बेंच पे आपके 2 जजेस होते हैं। तो इस तरह से ये बॉडी है जो empowered बाय लॉ किस लिए है, टू गिव जजमेंट, निर्णय देने के लिए ये सशक्त है यह निकाय, और इसका हर एक व्यक्ति अपने आप में जज है। चलिए तो इसको ऐसे देखेंगे, एक बार समझेंगे। सेक्शन 2 सबसेक्शन 16, जिसको कि सेक्शन 19 आईपीसी में और ये बीएनएस है, दोनों में दोस्तों जज को डिफाइन किया है। इसको क्या है, इन दोनों में ही जज को डिफाइन किया गया है। तो हु इज जज, ये आखिर जज होता कौन है? तो जज एक पर्सन है। ये पर्सन कैसा है? ये पर्सन है ऑफिशियली डेजिग्नेटेड, यानी ऐसा व्यक्ति जिसको कि शासकीय रूप से अभिहित किया गया है। ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एंड इंक्लूड्स, इसमें शामिल है, इसमें कौन शामिल है, अब ये इंपॉर्टेंट है, इंक्लूड्स अ पर्सन, इंक्लूड्स अ पर्सन, कौन पर्सन शामिल है इसमें? नंबर 1 पर्सन, ये पर्सन कैसा है? empowered बाय लॉ है, empowered बाय लॉ है, यानी कि विधितः सशक्त है, विधि के द्वारा सशक्त किया गया है। किस बात के लिए? empowered by law to give judgment, निर्णय देने के लिए दोस्तों इसको सशक्त किया गया है। तो ये निर्णय किस मामले में दिया जाएगा? निर्णय किस मामले में? मैटर क्या है? टू गिव जजमेंट इन लीगल प्रोसीडिंग, इन एनी लीगल प्रोसीडिंग, किसी विधिक कार्यवाही में, किसी भी विधिक कार्यवाही में ये जजमेंट दे सकता है। किसमें? किसी भी विधिक कार्यवाही में। और ये विधिक कार्यवाही कैसी हो सकती है? वेदर इट इज सिविल, ये सिविल भी हो सकती है और ये क्रिमिनल भी हो सकती है, क्रिमिनल भी हो सकती है। और इसने ये जो जजमेंट दिया, तो राइट यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, इसने जो ये जजमेंट दिया, अब जिस बात के लिए ये सशक्त किया गया है, इस जजमेंट पर आएंगे, राइट इस जजमेंट पर आएंगे, जो कि किसी भी लीगल प्रोसीडिंग सिविल या क्रिमिनल में दे सकता है। तो ये जजमेंट इसका जजमेंट किस प्रकार का हो सकता है, इस पर बात करेंगे। ठीक है, ये सशक्त, देखिए ध्यान से, जज एक व्यक्ति है जिसे कि शासकीय रूप से अभिहित किया गया है जज के रूप में, और इसमें वह व्यक्ति शामिल है जिसे विधि द्वारा सशक्त किया गया है। किस बात के लिए सशक्त किया गया है? सशक्त किया गया है किसी भी विधिक कार्यवाही में, चाहे वो सिविल हो या क्रिमिनल हो, यानी कि आप दीवानी हो या दंडिक हो, कोई भी निर्णय देने के लिए। तो बात अब ये आती है कि निर्णय कैसा हो, तो जजमेंट कैसा होगा? जजमेंट नंबर 1, जजमेंट वुड बी डेफिनेटिव। जजमेंट कैसा है? जजमेंट इज डेफिनेटिव, यानी कि अगर जो जजमेंट इस पर्सन ने दे दिया तो वो कैसा है? डेफिनेटिव है, फाइनल है, अंतिम है। या सेकेंड कैसा है? इफ नॉट अपील, एक शर्त लग गई कि अगर इस जजमेंट की अपील, और लगा लीजिएगा, इस जजमेंट की अपील नहीं की जाती इससे ऊपर की कोर्ट में, तो ये जजमेंट इफ नॉट अपील्ड देन क्या हो जाएगा? देन डेफिनेटिव, तब वो फाइनल हो जाएगा। अपील नहीं करेंगे तो फाइनल हो जाएगा, अपील होगी तो अपीलेट कोर्ट का जजमेंट देखेंगे। चलिए अब मान और लगाइए, ठीक है। या कैसा जजमेंट है? कंफर्म बाय, इफ कंफर्म बाय some other authority would be
फाइनल या डेफिनेटिव, फाइनल या डेफिनेटिव आप कुछ भी कह सकते हैं। तो वो जजमेंट कैसा है, वो निर्णय कैसा है, वो निर्णय अपने आप में क्या है, अंतिम है, या अगर अपील नहीं की गई तो अंतिम है, या किसी अदर अथॉरिटी ने कंफर्म कर दिया तो अंतिम है। तो ऐसा जजमेंट देने वाला व्यक्ति कौन है दोस्तों, जज है। अब इस जज में शामिल है और कौन शामिल है भाई, तो जो उसका सेकेंड क्लॉज आप देखते हैं वो क्या देखते हैं, प्लस पर्सन ऑफ बॉडी। और ये बॉडी कैसी है, ये बॉडी कैसी है, ये बॉडी भी क्या है, एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव जजमेंट। तो इस पर्सन ऑफ बॉडी, बॉडी कैसी, एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव जजमेंट, टू गिव जजमेंट। जजमेंट देने के लिए, अगर ऐसा जजमेंट देने के लिए, तो उसका हर एक पर्सन भी क्या है, जज है। तो ये इसके क्लॉज 2 में आप देखते हैं, क्लॉज 2 में। तो ये आपने देखा जज की डेफिनेशन। ठीक है, ये आपने देखा दोस्तों जज की डेफिनेशन। ठीक है, तो अब ये आपने इसके क्लॉज 1 और क्लॉज 2 को कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट देखेंगे, जो कि डेफिनेशन के बाद एक इलस्ट्रेशन है। और हाँ, इसके पहले आईपीसी में जो सेक्शन 19 में आपने जज को देखा था, उसमें कई इलस्ट्रेशन थे। तो ये इलस्ट्रेशन यहाँ पर दोस्तों, अ मैजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग जुरिस्डिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ चार्ज on which he has power to sentence to fine or imprisonment with or without appeal is a judge। तो आरोप के संबंध में क्या अधिकारिता है, आरोप के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाला कोई भी मैजिस्ट्रेट जो जुर्माना या कारावास का दंड देने के लिए जिससे शक्ति प्राप्त है, चाहे उसकी अपील होती हो या ना होती हो, वो एक न्यायाधीश है, वो एक जज है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट सेक्शन 2, सबसेक्शन 17 ऑफ बीएनएस, जिसमें कि लाइफ दिया है। और ये आप सेक्शन 45 इंडियन पैनल कोड में लाइफ की डेफिनेशन देखते थे। सेक्शन 45 इंडियन पैनल कोड जो जीवन के बारे में बात करता है, तो बीएनएस में सेम डेफिनेशन है, जज की भी ऐसे देखा, जो डिफरेंसेस है वो मैंने आपको बताया। तो लाइफ का मतलब जीवन, ये वो लाइफ है, किसकी लाइफ है, जी हाँ, प्लांट्स में भी लाइफ है, एनिमल्स में भी लाइफ है। लेकिन जब हम बीएनएस में कहीं लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, तो हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कि ये लाइफ का मतलब है मानव के जीवन, ह्यूमन बीइंग के लाइफ, के लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। तो यहां जहां भी कहीं लाइफ टर्म यूज मिलेगा आपको, वो किसके लिए है, वो दोस्तों मानव के जीवन के लिए है, द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, अनलेस द कॉन्ट्ररी। अगर कहीं कुछ और कहना चाह रहे होंगे बीएनएस में, तो वो चीज वहां पर स्पेसिफाई होगी। नेक्स्ट चलते हैं लोकल लॉ। सबसेक्शन 18 में सेक्शन 2 ऑफ सबसेक्शन 18, धारा 2 धारा 18 बीएनएस की ये लोकल लॉ या स्थानीय विधि को बताती है। और आईपीसी में सेक्शन 42 में आपने यही डेफिनेशन देखी थी, सिमिलर डेफिनेशन है, एक जैसी सेम डेफिनेशन। तो भाई ये है सेक्शन 42 सबसेक्शन 18 लोकल लॉ। स्थानीय विधि का मतलब क्या है, ऐसा लॉ, लोकल लॉ विच इज एप्लीकेबल ओनली टू अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया। भारत के किसी विशेष भाग में, किसी विशिष्ट भाग में कोई विधि यदि लागू है, तो वो लोकल लॉ है, स्थानीय विधि। जैसे यूपी कंसोलिडेशन एक्ट अलग है, एमपी कंसोलिडेशन एक्ट अलग है, यानी कि जो उच्चक बंदी अधिनियम, या यूपी लैंड रेवेन्यू अलग है, यूपी राजस्थान लैंड रेवेन्यू कोड अलग है, बिहार का अलग है, एमपी का अलग है, उत्तराखंड का अलग है। यानी जिन क्षेत्रों का अलग अलग लॉ है, वो उन्हीं क्षेत्रों पर लागू है। तो ये आपने लोकल लॉ में देखा। नेक्स्ट इज मैन। अब हम देखेंगे दोस्तों, यहां पर सबसेक्शन 19 में आप देख रहे हैं मैन की डेफिनेशन, राइट। चलते हैं इस पर बात करेंगे। सेक्शन 2 सबसेक्शन 19 of BNS
ये क्या बताता है और सेक्शन 10 क्या बताता है। दोनों ही दोस्तों मैन के बारे में बताते हैं, मैन को डिफाइन करते हैं, किसको, मैन को। लेकिन सेक्शन 10 में, ये आईपीसी का है, इंडियन पैनल कोड, आपने मैन भी देखा था और वुमन भी देखा था, याद है सबको, मैन एंड वुमन सेक्शन 10 आईपीसी में डिफाइन था। लेकिन दोस्तों यहां बीएनएस में सेक्शन 19 में सेक्शन 2 सब सेक्शन 19 यानी धारा 19 में बीएनएस के क्या दिया हुआ है, मैन की डेफिनेशन है, यानी कि पुरुष की। और महिला की परिभाषा कहां दी है, तो दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा कि महिला की डेफिनेशन यहां पर अलग दी हुई है। तो महिला की डेफिनेशन कहां है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 35 में दी है। तो याद रखेंगे दूसरा सेक्शन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 35 बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता। इसमें दोस्तों किसकी डेफिनेशन दी हुई है, वुमन की, यानी कि स्त्री या महिला, ठीक है, स्त्री या महिला की डेफिनेशन दी हुई है। तो मैन या वुमन कौन है, वही सेम डेफिनेशन है, बस यहाँ पर ये सबसेक्शंस और सेक्शन, आईपीसी में तो कॉमन था 10, यहाँ पर सेक्शन 2 का सबसेक्शन 19 और 35 देखना है आपको। तो दोनों में वही है कि इसका मतलब मैन का मतलब है नर, वो भी किसी भी आयु का, ऑफ एनी एज, किसी भी आयु का, ऑफ एनी एज। और यहाँ पर क्या है, वुमन या स्त्री, ये भी क्या है, ये यहाँ पर नारी है, और वो भी कैसी, किसी भी आयु की, यानी ऑफ एनी एज, किसी भी उम्र की, यानी मरणासन पड़ी वृद्ध महिला, या पैदा हुई छोटी बच्ची, एकदम नवजात शिशु, या एक यंग लेडी, ये सभी वुमन मानी जा रही हैं। वही एक पैदा हुआ छोटा लड़का, या एक अत्यंत बूढ़ा व्यक्ति, या कोई यंग पुरुष, अगर वो नर है, फीमेल की जगह वो क्या है, मेल है, वो मेल जेंडर का है, तो वो मैन है, वो पुरुष है। तो ये डेफिनेशंस दी हैं, कोई भी एज होगी बीएनएस में उसको मैन या वुमन बोला जाएगा, बशर्ते वो नर या नारी हो। तो ये आपने यहां पर देखा किसकी, मैन की डेफिनेशन। तो देखिए मैन क्या दिया हुआ है, यहाँ पर मैन दिया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 19 ऑफ बीएनएस, जो बात करता है मैन की, मींस मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, मैन मेल ह्यूमन बीइंग, राइट, कैसा है, मेल ह्यूमन बीइंग है, किसी भी आयु का हो, ठीक है, यानी पुरुष से किसी भी आयु का मानव नर का द्योतक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ बीएनएस, जो कि मंथ और ईयर के बारे में बता रहा है, मास और वर्ष के बारे में बता रहा है। तो मास और वर्ष, मंथ और ईयर पहले कहां दिया हुआ था, ये सेक्शन 49 आईपीसी में गिवन था, राइट। तो सेक्शन 49 आईपीसी में मंथ एंड ईयर था, यहां पर कहां है, ये है सबसेक्शन 20 में। तो wherever the word month or the word year is used, it is to be understood that the month or the year is to be reckoned according to the Gregorian calendar. Excuse me, Gregorian calendar. तो कैलेंडर कैसा है, ग्रेगोरियन कैलेंडर, याद रखेंगे। इसकी गणना कैसे की जाएगी, शब्द या वर्ष या मंथ की ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंगली की जाएगी, क्या, इसकी गणना की जाएगी। तो ये याद रखिएगा, ग्रेगोरियन कैलेंडर की गणना के अनुसार किसकी गणना की जाएगी, तो ये ईयर और मंथ दोनों के लिए कहा है, सबसेक्शन 20 में कहा है, वहीं पर आईपीसी है सेक्शन